नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं बबीता। अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हरीश रावत के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों ने विरोध किया। 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सैनिक शहीद स्मारक से हरीश रावत के नेतृत्व में प्रदर्शन शुरू हुआ और नारेबाजी करते हुए लोग राजभवन की ओर ज्ञापन देने बढ़े। हालांकि पुलिस ने पहले से ही लोगों को रोक लिया था। नहीं आगे नहीं, वाइट शॉट मिलेगा, आगे मत जाना कोई, आगे मत जाना, नीचे रो फौज मिलेगा, आगे मत जाना, मिलेगा, थोड़ा खींचा लो ना यार, बाहर पाएगी ना, बनवाए बाहर ही अंदर ही, नहीं आगे नहीं, वाइट शॉट मिलेगा, आगे मत जाना कोई, आगे मत जाना, नीचे रो फौज मिलेगा, आगे मत जाना, मिलेगा। तो अग्निपथ योजना को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हरीश रावत के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों ने विरोध किया। 60 साल की उम्र से ज्यादा लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं सैनिक शहीद स्मारक से हरीश रावत के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी करते हुए लोग राजभवन की ओर ज्ञापन देने पड़े। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। वरिष्ठ नागरिकों ने भी विरोध जताया। हरीश रावत के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हरीश रावत के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों ने भी विरोध जो है अपना जताया है। 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सैनिक शहीद स्मारक से हरीश रावत के नेतृत्व में प्रदर्शन शुरू हुआ और नारेबाजी करते हुए लोग राजभवन की ओर आए और अपना ज्ञापन दिया। तो देहरादून में भी अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है। वरिष्ठ नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हरीश रावत जो कि कांग्रेस नेता हैं, हरीश रावत, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। वरिष्ठ नागरिक विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। तो अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है। देहरादून में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों ने यह प्रदर्शन किया है। तो देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर सरकार का विरोध लगातार जारी है। वरिष्ठ नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं तो इसी पर हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया ने हरीश रावत से बातचीत की। क्या कुछ कहा हरीश रावत ने, चलिए आपको सुनाते हैं। लगातार अग्निपथ योजना का विरोध में तमाम युवा सड़कों पर हैं। हरीश रावत जी के आह्वान के बाद तमाम जो है 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग आज जो है सैनिक धाम में जुटे हैं। हरीश रावत जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, पहली बार ऐसा मौका कि तमाम जो है ऐसे लोगों को आपने जोड़ा है जो सीधा जो है युवाओं से जो है सरोकार रखते हैं और कहीं ना कहीं इनकी बातों का असर जो उन युवाओं पे भी पड़ता है। राज्य का सवाल भी है, देश का सवाल भी है, सैन्य परंपरा का सवाल है, हमारी सैनिक और हमारी रक्षा के साथ जुड़े हुए सवाल भी हैं और हमारे नौजवानों के भविष्य का सवाल भी है। 17 साल में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर्ड हो जाएगा, आ जाएगा, 12 लाख भी नहीं मिलेगा उस रुपये को लेकर के। तो ये स्थितियां बहुत चिंताजनक है और इसलिए नौजवान उद्वेलित हुआ और सड़कों पर आया। कई जगह आगजनी की घटनाएं भी हुई, बहुत सारी बातें हुई। तो उससे सरकार को या कुछ निहित स्वार्थों को आंदोलन को बदनाम करने का मौका मिल रहा था। तो इसलिए हमने उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड में तो बहुत साफ तौर पर है कि यदि अग्निपथ रहा तो हमारी बर्बादी का पथ बन जाएगा। यदि अग्निवीर योजना रही तो हमारे बच्चों का भविष्य जो है आगे चौपट है।
तो इसलिए हमने ये सोचा बजाय नौजवानों के इनिशिएटिव को हम लोग जो वरिष्ठ लोग हैं हम हाथ में लें, और इसीलिए हमने एक सर्वदलीय मुहिम, सर्वपक्षीय मुहिम जैसी प्रारंभ की है। इसके बाद हम महिलाओं से, ग्राम प्रधानों से और पूर्व सैनिकों से अलग अलग भी सब मुहिमें प्रारंभ करेंगे। ये एक प्रयोग है और सर्वपक्षीय है, सर्वदलीय। अब जो है युवा जो है वो अभी भी उत्तराखंड के जो सेना में है, सर क्या लगता है कि कितना असर, कितनी मुहिम का जो असर आपके इस आंदोलन से होगा? जो सेना में है उनसे हम कुछ नहीं कह रहे। हम अपनी सेना की न्यूट्रलिटी का, सेना न्यूट्रल है, सेना जो है निरपेक्ष है, उसका हम सम्मान करते हैं। इसलिए अपने सैनिकों से हमारे इस अभियान का कोई वो नहीं है, मगर राज्य के नागरिकों से है। राज्य के नागरिकों के माध्यम से हम जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंडी टोपी में लगते तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे नौजवानों का भविष्य तो चौपट हो जाएगा, हमारे बच्चों का। आपकी इस जोश की हर तरफ सराहना हो रही है। आपने जो इस उम्र में भी तमाम जो है ऐसे लोगों को जो 60+ हैं उनको एक मंच पर ला खड़ा किया है। नहीं, अभी तो ये शुरुआत है, इसको बड़े अभियान में बदलेंगे। अभी इसके बाद अल्मोड़ा में, कोटद्वार में, हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में हमने सभी जगह प्लान किया है, और ये मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार योजना पर पुनर्विचार करके इसको वापस लेने को तैयार नहीं होती। हम केवल विरोध नहीं कर रहे, हमारा विरोध सकारात्मक है, हमारा विरोध सुझावात्मक है। हमने ये तय कर दिया है, सब लोगों से कह दिया है कि सरकार विरोधी किसी के विरोध में कोई नारा नहीं लगेगा, और नारा विरोध में लगाने के लिए हरीश रावत जब कांग्रेस के झंडे के नीचे बैठेगा तब हम करेंगे। राष्ट्रीय झंडे के नीचे हम चलेंगे, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उसी राष्ट्रीय झंडे को स्मरण करके अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई है। हमारे सम्मानित भूतपूर्व सैनिकगण हैं, उनके अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारी हैं, कर्नल मिन्हास यहीं पे हैं सब। सर उन युवाओं से क्या अपील करेंगे जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है? लगता है कि वो कहीं ना कहीं गुमराह हुए हैं, या सिर्फ रोजगार के संकट के चलते जो उन लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं अग्निपथ योजना के तहत? हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, थैंक्स टू वर्तमान सरकार 7.5 साल में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। यदि अग्निपथ तो 4 साल का है, यदि ये जो है कोई और पथ नाम दे करके 1 साल के लिए भी, 6 महीने के लिए भी भर्ती करेंगे, लोग टूट पड़े। नौजवानों की बेबसी का फायदा ले रहे हैं। तो ये थे हरीश रावत जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सिर्फ बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवा ही इस समय रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। वहीं डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत बड़ोवाला में प्रधान पद के लिए हुए उपचुनाव में सुधीर क्षेत्री की जीत हुई है। उन्होंने पुष्पा नेगी को 60 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। डोईवाला ब्लॉक परिसर में आज हुई मतगणना में बड़ोवाला ग्राम पंचायत के प्रधान के लिए 27 जून को मतदान हुआ था। कुल 3 प्रत्याशियों में प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा गया, जिसमें सुधीर क्षेत्री को 377 मत मिले, जबकि पुष्पा नेगी को 319 और बलराम नोटियाल को 105 मत मिले। निर्वाचन विभाग की ओर से विजयी प्रत्याशी सुधीर को प्रमाण पत्र भी दिया गया। पब्लिक के साथ था मेरा, इसलिए विकास में सारा मुद्दा फोकस मेरा विकास है सर। बस कौन सी समस्या है जिनको आप लगता है कि अब काम मेन है बिजली सर, बिजली है, रोड है, फिर हमारा गांव छोटा सा है सर, ये समस्या है। आवास है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे यहाँ, मेन मुद्दा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है सर, है आंगनबाड़ी नहीं है, बारात घर नहीं है, खेल कूद बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे, ट्यूबवेल नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे ग्राम सभा में, अभी तक कुछ नहीं है। और सबसे पुरानी ग्राम सभा बड़ोवाला है और कुछ भी नहीं है अभी तक। ये समस्या है सर। ये अब 2 साल का कार्यकाल है सर, और 2 साल में मुझे सबके साथ लेके चलना पड़ेगा, बहुत काम है। बहुत जो चुनाव परिणाम है उसमें श्री सुधीर क्षेत्री प्रधान निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उनको 377 मत प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट रनर अप पुष्पा हैं जिनको 319 मत प्राप्त हुए हैं, और सेकंड रनर
श्री बलराम हैं, जिनको 105 वोट में प्राप्त हुए हैं। 4 निरस्त हुए हैं, 2 मतपत्र मिसिंग हैं। कितने समय का ये कार्यकाल रहेगा? ये 2024 सितंबर अक्टूबर तक जो भी चुनाव होंगे, आम चुनाव, उस तक कार्यकाल रहेगा इनका। वहीं डोईवाला में तहसील प्रशासन मॉनसून को लेकर सतर्क हो गया है और क्षेत्र की नदियों के आसपास बाढ़ सुरक्षा चौकी भी एक्टिव कर अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। डोईवाला क्षेत्र में आज हुई मूसलाधार बारिश को देखते हुए भी क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। यह अपील एसडीएम डोईवाला युक्ता मिश्रा ने की है। तो सभी विभागों को पूर्व में बैठक लेके सतर्क कर दिया गया है कि उनकी जो भी सड़कें हैं, पुल हैं, जो भी ऐसे कंस्ट्रक्शन हैं जो बारिश के समय किसी भी तरीके से बाधित हो सकते हैं, वहाँ पर जेसीबी और अन्य इक्विपमेंट्स का डिप्लॉयमेंट कर दें। अपने इंजीनियर्स को अलर्ट रखें। हमने अपने डिपार्टमेंट के जो फील्ड स्टाफ है उनको अलर्ट कर दिया है। बाढ़ चौकियों की स्थापना की है। बाढ़ चौकी में स्टाफ को ड्यूटी लगाई गई है और साथ ही आपके माध्यम से भी हम समस्त निवासियों से अपील करना चाहते हैं कि वो बरसात के दौरान अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और अवॉइड करें इधर उधर ट्रैवल करना अगर वो नेसेसरी नहीं है, अर्जेंट नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई जगहों पर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं तो कहीं पर जल भराव की स्थिति भी, शिकायतें भी आमने सामने आने लगी हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का इस पर कहना है कि सरकार पहले 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी होने का दावा कर रही थी, तो अब एक बार फिर मानसून को देखते हुए भरपूर तैयारियों की बात कही जा रही है। लेकिन हल्की बरसात में ही सरकार के दावों की पोल भी खुलकर सामने आ गई है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस समय लोगों की जान माल को खतरा है। हर वर्ष धारचूला विधानसभा में, कपकोट विधानसभा में और कुछ अन्य संवेदनशील विधानसभाएं हैं जिनमें हर साल कैजुअलिटीज होती हैं, सैकड़ों लोग मर रहे हैं। कृपया करके स्पेशली धारचूला विधानसभा में चॉपर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी गांव में अगर बादल फटे या कोई ऐसी घटना घटे तो घायलों को तो तत्काल राहत पहुंचाई जा सके। ये प्राथमिक जो काम करने हैं, उपचार करने हैं, उसकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से वहीं रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में उपचाराधीन मासूम की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है। रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट अंशुल ने अस्पताल प्रबंधन को बिना अनुमति के बच्ची से मिलने वालों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। गौरतलब है कि 6 साल की मासूम बच्ची से सामूहिक दुराचार के बाद सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसके चलते तमाम राजनीतिक दलों के लोग अस्पताल में बच्ची को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की एक टीम 24 घंटे बच्ची की निगरानी में लगी हुई है। इतना ही नहीं, सिविल हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल भी खुद निगरानी में लगे हुए हैं। तो वहीं अब जॉइंट मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद अस्पताल प्रबंधन भी बच्ची की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर हो गया है। बच्चे की सुरक्षा और पहचान पूजा करन हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने कदम उठाया है। वहीं एसपी देहात ने भी बच्ची के वार्ड के बाहर एक महिला और एक पुरुष सिपाही की तैनाती करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 30 जून को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 100 दिन के अंदर धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मंत्रियों ने भी अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 100 दिन में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर दिया है। तो वहीं कई विभागों में वैकेंसी भी निकाली गई और युवाओं को नौकरी देने की दिशा में भी काम हुए हैं। धामी 2.0 सरकार ने राज्य के गरीबों को 3 मुफ्त
गैस सिलेंडर देने की घोषणा भी की है, तो वहीं पर सरकार ने 2022-23 का बेहद संतुलित बजट भी पेश किया। इसी के साथ ही मंत्री धामी सरकार के कामकाज की तारीफ भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन पूरे देश के लिए और उत्तराखंड के लिए है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके आधार पर हमने इस बजट को बनाने का काम किया है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए ये दशक हमारा बहुत ही सार्थक होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस बजट में हमने हर प्रकार से दृष्टिपत्र जो हमारा है, उस दृष्टिपत्र के संकल्पों को पूरा करने वाला बजट भी है। 100 दिन के अंदर पुष्कर सिंह धामी जो पूरी सरकार है, उसने ऐतिहासिक काम किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गद्दी संभालते ही सभी मंत्रियों को निर्देशित किया था कि अपने अपने मंत्रालयों में 100 दिन का प्रोग्राम सुनिश्चित करें, और 100 दिन के बाद उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। मैंने, क्योंकि ग्राम विकास विभाग मेरे पास है, हम 30 तारीख को 5000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास हम देने जा रहे हैं। सभी मंत्री अपने अपने विधायकों में राज्य हित में और क्या बेहतर रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, इस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे भी वन विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग मिला, दोनों ही विभागों में मैराथन बैठक करके हमने किस तरह वन विभाग में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता बढ़ाकर जनता की लाइवलीहुड से जुड़ा जाए, इसको लेकर हमने कई निर्णय लिए। फॉरेस्ट फायर को लेकर कई निर्णय लिए, और तकनीकी शिक्षा में ओवरऑल रिवैम्पिंग के लिए कि तकनीकी शिक्षा किस तरह से एक जॉब से जुड़ी हो, जिससे कि जो हम ऐसे स्किल दें जिस स्किल से या तो आदमी स्वरोजगार भी कर सके और दूसरे को रोजगार भी दे सके। 100 दिन इस सरकार के ऐतिहासिक हैं और बेमिसाल हैं। इसे 100 दिन में देखिए, सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने की कमेटी हमारी सरकार ने बनाया। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, जो इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन चुका था, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए बड़े बड़े काम किए। इसमें नंबर भी आम जनता तक पहुंचाने का काम किया कि इस नंबर पर कोई शिकायत हमको बताइए, और अधिकारियों ने या किसी ने भी अगर जो भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, तो प्रमाण आपके सामने है, जो आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। हमारी सरकार ने ईमानदारी से जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनको जेल में। वहीं सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जहां बीजेपी कई बड़े आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं, और सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। ऐसे में सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए कोरी योजनाओं को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार महज 100 दिनों को एक इवेंट के रूप में मनाने जा रही है, लेकिन जनता की सुध लेने में सरकार की कोई भी रुचि नहीं है। अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपनी तारीफ तो हर सरकार करती है, अपनी पीठ तो हर आदमी ठोकता है। हर फील्ड में फेल है साहब। बजट देखा, 2000 करोड़ का घाटे का बजट है। चारधाम यात्रा जो हमारा चेहरा दिखाती है पूरे देश को, पूरी दुनिया को, वो किस बुरी तरीके से फेल हुई है। जो मृत्यु का आंकड़ा 100 कुछ का था, वो 6 महीने में होता था, उससे दुगने लोग मर चुके हैं इस 1.5 महीने में। अव्यवस्थित चारधाम यात्रा रही। इसमें वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ भाटिया लाइव हैं। तो सौरभ भाटिया लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो सौरभ, आज सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर दिया गया है, वहीं कई बड़े फैसले भी सुनाए गए हैं, लिए गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ लेते ही अधिकारियों के सामने एक रोड मैप रखा था, जिसमें उन्होंने ये जरूर कहा था कि जो घोषणा पत्र भाजपा लोगों के सामने लेके आ रही है उस पर काम करना होगा, 100 दिन के भीतर रिजल्ट होना चाहिए। लिहाजा उसी के तहत कल जो है सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, इसको लेकर बाकायदा एक बड़ा इवेंट भी ऑर्गेनाइज, ये कहा जा सके कि
मंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री और विधायक वहां पे मौजूद होंगे। जो सरकार किस तरीके से सरकार ने 100 दिन के भीतर तमाम उपलब्धियां अचीव की हैं, तमाम जो योजना है वो धरातल पर लाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा था कि सत्ता में आते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया जाएगा। उसी के जो है फलस्वरूप एक कमेटी भी बना दी गई है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद जो है उत्तराखंड में प्रभावी रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू होगा। वहीं जो विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि जो बजट आया है वो 2000 करोड़ घाटे का बजट है। सरकार को खुद इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि जब जो है योजना ही धरातल पर नहीं होगी, बजट नहीं होगा, तो कैसे योजना जो धरातल पर आएगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर पहले सरकार को अपना मंतव्य साफ करने की जरूरत थी, उसके बाद ही इस तरीके के कार्यक्रम करती तो बेहतर होता, क्योंकि पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने सिर्फ जो है भ्रष्टाचार को अंजाम देने का काम किया है, जबकि जो है सरकार के जो लोग हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि तमाम बड़ी योजनाएं इसी सरकार के कार्यकाल में क्रियान्वित हुई हैं, जबकि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो है तमाम भ्रष्टाचार किया गया। राज्य को घाटे से उभारने के लिए जो कभी कांग्रेस ने काम नहीं किया, अब भाजपा जो है तमाम जो ऐसे विभागों में वो योजना चला रही है जिससे लोगों को सीधा सरोकार या लोगों को उसका लाभ मिल सके। तो तमाम चीज़ें जो है अब देखने को मिलेंगी जब जो है कल 100 दिन का कार्यकाल मुख्यमंत्री का पूरा होगा। पता लगेगा कि आखिरकार किस तरीके की योजनाएं जो धरातल पर आ रही हैं, जो जिनको लाने की अब सरकार की कवायद है। जी बिल्कुल, अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं सीएम धामी के सरकार के, जो है 100 दिन पूरे होने वाले हैं। तो इसी पर आप हमारे साथ बने रहिए। चलते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम और विधायकों के बागी होने के मामले पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर बड़े आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि विधायकों को 100 करोड़ रुपए में खरीदा गया है और इस बात का जवाब भाजपा को ही देना है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के पास 3 बड़े कुशल इंजीनियर हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। एक हरीश रावत ने कहा कि विषम परिस्थितियों में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार चला रही है। इसके साथ ही बाला साहब ठाकरे की आत्मा शिव सैनिकों को सौगंध दिलाएगी कि अपनी सरकार को बचाओ और शिंदे और जिन लोगों को खरीदा गया है उनके बहकावे में मत आओ। भाजपा के पास 3 कुशल इंजीनियर हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी। तो कहीं की विरोध पक्ष की सरकार कैसे बचेगी? ये तो मैं महाराष्ट्र के जो कोलिशन है उसको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे जी को बधाई देना चाहता हूँ कि विषम परिस्थितियों के बावजूद जो है वो सरकार को चला रहे थे और खड़े हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा शिव सैनिकों को अपनी सौगंध दिलाएगी और उनसे कहेगी कि तुम जो है अपनी सरकार को बचाओ और ये शिंदे जिनको खरीदा गया है, जो खरीद तो इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ भाटिया, हमारे संवाददाता। सौरभ, महाराष्ट्र का जिक्र किया गया है, हरीश रावत ने कहा है कि जो भाजपा है वो 100 करोड़ रुपए में खरीद रही है विधायकों को। बिल्कुल, देखिए 2016 में खुद भी जो है हरीश रावत ने इन्हीं हालातों को झेला था जो इस समय महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं। 2016 में हमने देखा था कि उत्तराखंड में किस तरीके से सरकार जो है गिरी थी, किस तरीके से जो है फिर से हरीश रावत ने फ्लोर टेस्ट करने के बाद जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की शरण ली थी, जिसके बाद जो है सरकार जो है दोबारा सत्ता में आई थी। हालांकि वही चीज़ें जो है हरीश रावत ने देखी, समझी और अब जो है उन्होंने ये बयान जरूर दिया कि 100 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदने का काम भाजपा के द्वारा किया गया है। भाजपा के नेता खरीद फिरोत में एक्सपर्ट हैं, सीधे तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र के उन शिव सैनिकों को भी जो है इस ओर ध्यान देना होगा, जो बाला साहब ठाकरे का जो महाराष्ट्र था उसको बचाना है। किस तरीके से जो है उद्धव ठाकरे जो है सत्ता में बने रहे, तमाम चीज़ों को जो है उन्होंने इस पर जो है अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हालात इसी तरीके के रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब जो है देश के किसी भी राज्य में गैर जो है भाजपाई सरकार नहीं रह पाएगी। इसलिए सबको एकजुट होना होगा और तभी जो है राज्यों में सरकारें जो है बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में महाभारत पर बयानबाजी जारी है, तो वहीं हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इन तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।